Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is requirement elicitation. As it is written, the process of identifying the needs and constraints of various stakeholders of software system is called requirement elicitation. जब भी हम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करते हैं तो हमें उन तमाम लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखना पड़ता है जो कि इस सॉफ्टवेयर सिस्टम से अफेक्ट होंगे। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन उन तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का नाम है जिनके ज़रिए से हमें अपने स्टेक होल्डर्स की ज़रूरियात का पता चलता है और हमें अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम की बाउंड्रीज़ का पता चलता है कि इसके क्या लिमिटेशंस हैं और इस पर किस किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। एलिसिटेशन के प्रोसेस के ज़रिए से हमें रॉ अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन हासिल होती है जिसको बाद में एनालिसिस के फ़ेज़ में हम प्रोसेस करते हैं। अगर डिपेंडेंस की बात करें तो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का वो स्टेप है जिसका कम्प्लीटली दारोमदार कम्युनिकेशन पे है। जितनी क्लियर कम्युनिकेशन होगी उतनी ही अच्छी तरह हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझ पाएंगे। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में कुछ हर्डल्स आती हैं जिसमें सबसे कॉमन हर्डल ये होती है कि जो कस्टमर और डेवलपर है वो एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाते, उनके दरमियान क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पाती और बहुत सारे सवाल अनआंसर्ड रह जाते हैं। एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब डेवलपर कस्टमर से बात कर रहा होता है तो वो अपनी टेक्निकल टर्म्स यूज़ करता है जिसका कस्टमर को इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस की 3 स्टेजेस हैं: प्रिपेयर फॉर एलिसिटेशन, परफॉर्म एलिसिटेशन एक्टिविटी एंड फॉलो अप आफ्टर एलिसिटेशन। जो फर्स्ट फेज़ है प्रिपेयर फॉर एलिसिटेशन, इसमें हम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करते हैं और एनालाइज़ करते हैं कि हमारे स्टेक होल्डर्स कौन से हैं और अगर कोई हमारे पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है तो हम उसको स्टडी करते हैं। जो सेकंड स्टेप है उसमें हम कोई भी अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से एलिसिटेशन एक्टिविटी जो भी हमने डिसाइड की होती है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो या क्वेश्चन हो या कुछ भी। फॉलो अप आफ्टर एलिसिटेशन लास्ट स्टेप है। इसमें हम एलिसिटेशन की एक्टिविटी से जितनी भी मालूमात हासिल करते हैं उनको हम अरेंज करते हैं और उनको डॉक्यूमेंट करते हैं और ऑर्गेनाइज़ करते हैं अपने नोट्स को। उसके बाद आ जाती हैं एलिसिटेशन टेक्निक्स। अब एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट का पता लगाने के लिए हम कई किस्म की एलिसिटेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के कई स्टेक होल्डर्स होते हैं और इन स्टेक होल्डर्स की डिफरेंट चॉइसेस होती हैं, तो हो सकता है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स डिफरेंट अप्रोचेस को प्रेफर करें। फॉर एग्जांपल कुछ स्टेक होल्डर्स इंटरव्यूज़ को प्रेफर करते हैं जबकि कुछ स्टेक होल्डर्स इंटरव्यू से अवॉइड करते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा एलिसिटेशन टेक्निक्स यूज़ हो सकती हैं। अब सबसे पहली एलिसिटेशन टेक्निक है इंटरव्यू। अगर आपको पता करना है कि आपके सॉफ्टवेयर के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सॉफ्टवेयर में क्या क्या खसूसियात चाहिए, तो उसका सबसे ऑब्वियस तरीका यह है कि सबसे पहले आप उनसे क्वेश्चनिंग करें, फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करें जब तक कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल जाती कि असल में आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है क्या। बिजनेस एनालिस्ट जो होते हैं वो छोटे छोटे इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते हैं ताकि वो बेहतर तौर पर अपनी रिक्वायरमेंट्स को समझ सकें। अब अगर आपको एक सक्सेसफुल इंटरव्यू कंडक्ट करना है तो कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले तो ये कि अगर इंटरव्यू के अटेंडीज़ आपको नहीं जानते तो सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं। उसके बाद इस इंटरव्यू के मकसद से उनको आगाह करें और अपने एजेंडे के बारे में उनको बताएं। दूसरी बात यह है कि आप इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि जो आपके इंटरव्यू का मकसद है उसको जहन में रखें और अपने टॉपिक पे फोकस्ड रहें। द थर्ड पॉइंट इज़ कि इंटरव्यू से पहले आपने वो सारी चीज़ें तैयार करके रखनी है जिसकी आपको इंटरव्यू के दरमियान ज़रूरत पड़ सकती है। मसलन आपको इंटरव्यू के दरमियान रुक रुक के सोचना ना पड़े कि अब मुझे आगे बात कहाँ से शुरू करनी है। आप पहले ही किसी पेज पर सारे की पॉइंट्स लिख के रख दें जो कि आपको फिर कन्वर्सेशन शुरू करने में मदद देंगे। द फोर्थ पॉइंट इज़ कि काफ़ी दफ़ा इस तरह से होता है कि कस्टमर को नहीं पता होता कि डेवलपर उन्हें किस किस तरह की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकता है, तो आप इंटरव्यू के दरमियान उन्हें अपने आइडियाज़ भी सजेस्ट करते रहें ताकि उनको पता चल सके कि हमें इस किस्म की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की जा सकती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कस्टमर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता कि उसे किस किस्म की फंक्शनैलिटी चाहिए। पॉइंट इस कि जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो थोड़ा सा दिलचस्पी शो कराएं क्लाइंट को ताकि वो कंफर्टेबल होकर डिस्कशन कर सके। फिर जो कस्टमर आपको बताए उसको आप पैराफ्रेज करके रीस्टेट करके कस्टमर को दोबारा बताएं ताकि कस्टमर को पता चल सके कि आपने उसका पॉइंट पिक किया या नहीं किया। अब एलिसिटेशन की एक और टेक्निक है वर्कशॉप्स। वर्कशॉप्स में ये होता है कि आप मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स और एक्सपर्ट्स के ग्रुप को इकट्ठा करते हैं और एक मीटिंग करते हैं जिसमें सब इकट्ठे बैठ डिस्कशन के ज़रिए से फाइनलाइज़ करते हैं कि इस प्रोजेक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब चूँकि हमने इतने सारे लोगों का वक्त लेना है और उन्हें एक ही वक्त में एक ही जगह पे इकट्ठा करना है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम काफ़ी सारी चीज़ें पहले से तैयार करके रखें ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं जिनको आप मद्देनज़र रख के एक सक्सेसफुल वर्कशॉप कंडक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह कि वर्कशॉप के आगाज़ से पहले ही आपने कुछ बेसिक रूल्स बना लेने हैं जिस पे हर पार्टिसिपेंट हर सूरत में अमल करेगा। फॉर एग्जांपल वर्कशॉप के दरमियान किसी पार्टिसिपेंट को फ़ोन यूज़ करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, या वर्कशॉप के दरमियान अगर कोई पार्टिसिपेंट ब्रेक लेना चाहता है तो इसका एक ख़ास टाइम इंटरवल होना चाहिए कि इतने टाइम के बाद उसे वापस आना है। दूसरी बात यह कि वर्कशॉप शुरू करने से पहले आपने एक क्लियर प्लान बनाना है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपका एजेंडा है क्या, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। फिर वो एजेंडा आपने अपनी टीम से भी डिस्कस करना है ताकि उन्हें भी प्रोजेक्ट के मकसद का पता चल सके।
थर्ड वन इज़ कि जब काफ़ी सारे लोग डिस्कशन में हिस्सा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आप अपने टॉपिक पर फोकस्ड रहें। और जैसा कि पहले भी बताया गया है कि हमें टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाना है, तो टाइम की बचत के लिए आपको ये करना है कि अपने डिस्कशन को छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड करना है और हर टॉपिक के लिए एक ख़ास टाइम ड्यूरेशन रख लें कि हमने इतनी देर में इस टॉपिक को डिस्कस करना है। अब एलिसिटेशन की अगली टेक्निक है फोकस ग्रुप्स। अब अक्सर ऐसा होता है कि आपकी एप्लीकेशन के यूज़र्स बहुत ज़्यादा होते हैं और मुख्तलिफ नेचर के यूज़र होते हैं, फिर उनकी पसंद नापसंद भी मुख्तलिफ होती है। तो उन सब की रिक्वायरमेंट्स को जानने के लिए एक ग्रुप सेलेक्ट किया जाता है जिसमें तकरीबन हर नेचर के शख्स को लिया जाता है, ताकि बतौर ग्रुप वो हर तरह के यूज़र ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकें और हर तरह के यूज़र ग्रुप की रिक्वायरमेंट्स को ऐड किया जा सके हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम में। जो नेक्स्ट एलिसिटेशन एक्टिविटी है वो है ऑब्जर्वेशन। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम यूज़र को कहते हैं कि वो डिस्क्राइब करे कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो उसको इतनी डिटेल से नहीं बता पाता, या यूज़र उस काम के इतने आदी हो चुके होते हैं कि वो रिक्वायरमेंट्स के बारे में इतना डीपली सोचते नहीं हैं। तो एलिसिटेशन का एक बेहतर तरीका ये भी है कि आप यूज़र्स को काम करते हुए ऑब्ज़र्व करें। अब ऑब्जर्वेशन दो तरह की हो सकती है, साइलेंट ऑब्जर्वेशन या फिर इंटरेक्टिव ऑब्जर्वेशन। साइलेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आप यूज़र को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, यूज़र अपना काम करता रहता है, आप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और जो भी आपकी फाइंडिंग्स होती है उनको आप डॉक्यूमेंट करते रहते हैं। दूसरी चीज़ है इंटरेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इंटरेक्टिव ऑब्जर्वेशन में आप यूज़र को काम के दरमियान टॉक कर पूछ सकते हैं कि आपने इस पर्टिकुलर टाइम पे ये पर्टिकुलर डिसीजन क्यों लिया। एलिसिटेशन की नेक्स्ट टेक्निक है क्वेश्चनेयर्स। बाज़ औक़ात आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं जो लोगों की एक बड़ी तादाद ने यूज़ करना होता है, लेकिन अब आप एक एक बंदे से उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछने बैठ गए तो आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होगा और पैसा भी। तो क्वेश्चनेयर कम वक्त में काफ़ी सारे लोगों की राय लेने में मदद करता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को डिज़ाइन करते हैं जिनके ज़रिए से हम यूज़र्स के इंटरेस्ट जान सकें। फिर इन क्वेश्चंस के जवाबात के ज़रिए से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या है। क्वेश्चनेयर में दो किस्म के सवालात हो सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसका आप फ्री फॉर्म आंसर दे सकते हैं, यानी कि आपको एक क्वेश्चन दिया होता है और आगे आपको 3-4 लाइंस प्रोवाइड की जाती है जहां आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें लिख सकते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जब आपको ऊपर एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसके आगे उसके लिमिटेड ऑप्शंस दिए जाते हैं जिनमें से एक ऑप्शन आपने चूज़ करना होता है। और एलिसिटेशन की लास्ट टेक्निक है यूआई एनालिसिस, यानी कि यूज़र इंटरफेस एनालिसिस। इस टेक्निक में आपने करना ये है कि जिस तरह का आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसी तरह का कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर लेना है और उसको डीपली स्टडी करना है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, यानी आप उस एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करेंगे, आपको पता चलेगा जो उस एग्जिस्टिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं। तो यूज़र इंटरफेस एनालिसिस के ज़रिए भी आप अपनी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को जान सकते हैं।